ये क्लास को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के टेस्ट पेपर के बारे में। इससे पहले 2 लेक्चर इस सीरीज में हो चुके हैं जिसमें हमने सॉल्यूशन का टेस्ट पेपर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट पेपर डिस्कस किया है और आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के टेस्ट पेपर के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आइए पहले सवाल के ऊपर। तो पहला सवाल आपके पास है, इफ 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन was completed in 32 minutes then 50% of the reaction was completed in। अगर 75% रिएक्शन 32 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है तो 50% रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट हो जाएगी? तो बच्चों, सिंपल इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन टॉपिक का यह सवाल है। आइए आपको बताते हैं क्लास को इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए तो बच्चों, हमें फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पता है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लोगारिथम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट एट एनी टाइम t। यानी कुछ समय बाद जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच जाती है उसको नीचे रखा जाता है और जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसको ऊपर रखा जाता है। ठीक है जी। आइए तो पहले हम केस डिस्कस करते हैं बच्चों 75% वाला। तो 75% वाला केस हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए बच्चों, 2.303 व्हाट इज द टाइम? टाइम 32 मिनट्स लगे हैं बच्चों 75% खत्म करने में, तो यहां आ गया 32। यूनिट्स के टेंशन मत लेना, मिनट्स में ही आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन 75% कंप्लीट हो गई है, तो चलिए मान लेते हैं हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन 100 यूनिट्स थी और 75% कंप्लीट हो गई है, तो 25 यूनिट्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अब बची है। तो यहां पर हम रख देंगे बच्चों 100 और यहां रख देंगे 25। 75% कंप्लीट हो चुकी है। इसको सोल्व कर लिया जाएगा। ये 4 पर गया बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 2.303 बाय 32 log 4। log 4 आपको गिवन होगा, इट इज क्लोज टू 0.60, तो यहां पर मैंने रखा 0.60। ये हो गई हमारी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा केस जो है हमारे पास वो है 50% कंप्लीशन का। तो बच्चों 50% जब कंप्लीशन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो हमारे पास सीधे सीधे हाफ लाइफ पीरियड का एक फॉर्मूला है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसी तरह का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्योंकि हाफ लाइफ का पीरियड का जो फॉर्मूला था हाफ लाइफ पीरियड का, वो आया तो ऐसे ही फॉर्मूले से था, ऐसे ही डिराइव किया था हमने। तो 50% कंप्लीशन के लिए k इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, राइट। तो 0.693 ये अपने को निकालना है बच्चों, है ना। ये k दोनों केस में सेम रहेगा क्योंकि रिएक्शन वही है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करिए या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करिए, आपकी मर्जी है, सेम आंसर आएगा। जब 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे या फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, वो आपकी मर्जी है। तो आपका यहां से टी हाफ आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका सवाल ये हो जाएगा। तो अगर 75% कंप्लीट करने में, देखो इस तरह का सवाल यार काफी आते हैं। जैसे 80% खत्म करने में इतना टाइम लगा, तो 70% खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, या 30% कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, या 60% कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। इस तरह के सवाल हैं, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला याद ना रहे, जो कि होना नहीं चाहिए, तो आप इसी तरह से इसी फॉर्मूले को यूज दोबारा कर सकते हैं। यहां 100 आ जाएगा और यहां पर 50 आ जाएगा। 50% कंप्लीशन हुआ है, तो आना कुल मिलाकर यही है। यहां से बच्चों इस तरह का अपना आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, रेट इक्वेशन में यूज होने वाला जो k है, ठीक है, उस कांस्टेंट का नाम क्या है?
देखो बिना ऑप्शंस देखे हम रेट कांस्टेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। के इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेट। के को जो है हम रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट बोलते हैं। तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शन में मिले वही आपका आंसर होगा। देखिए, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट यस, रिएक्शन कांस्टेंट नहीं, ऑर्डर कांस्टेंट नहीं। तो इसका आंसर आएगा बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। सिंपल है, आपको मैंने बता दिया। ये के जो है रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट के नाम से जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर 200 केल्विन इज 10 टाइम्स लेस देन द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज। यह सवाल सीधे सीधे अर्हीनियस इक्वेशन से बनाया गया सवाल है। आपको 200 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट बताया गया है वो 10 टाइम्स लेस है उस रेट कांस्टेंट से जो कि 400 केल्विन पर निकाला गया होगा। आपसे पूछा है कि ऐसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। तो बच्चों हम अर्हीनियस इक्वेशन जानते हैं, आप सभी जानते होंगे। लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2, where T2 is greater than T1 and K2 is greater than K1। इस तरह की बातें हमें बताई जाती है अर्हीनियस इक्वेशन में। अभी बच्चा बोल रहा है, आप ध्यान से देखो, ये बच्चों बोल ये रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 200 केल्विन है T1 और T2 जो है वो 400 केल्विन है। तो T1 पे जो K1 है, T2 पे जो K2 है, उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है। कहा हुआ है कि जो 200 केल्विन वाला है के रेट कांस्टेंट वो 400 केल्विन वाले से 10 टाइम्स लेस है। मतलब K1 जो है वो K2 का 10 टाइम्स है। समझे? K1 है जो K2 का वो 1/10 टाइम्स है, गिवन है ये। उम्मीद करते हैं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, यही गिवन है। आओ इसमें इस्तेमाल करते हैं बच्चों। आइए, लॉग K2 अपॉन K1 की जगह पर आ जाएगा बच्चों K2/10, K2/10 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है अपॉन 2.303। R को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शंस में R है, उसकी वैल्यू नहीं रखनी है। वैसे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, 1 अपॉन T1, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। T1 हमारा 200 है और T2 हमारा 400 है। ठीक है जी, बस इसके बाद सिंपल है, ये K2 से K2 कट जाएगा, यहां आ जाएगा बच्चों log 10, ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R। यहां एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 400, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 200 और 400 का एलसीएम 400 आ जाएगा, यहां 2 यहां 1, यही हो जाएगा। फिर एक्टिवेशन एनर्जी अपनी आ जाएगी बच्चों, अब log 10 तो 1 होता है, ये उधर चला जाएगा 2.303 इंटू 400 इंटू R। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे क्या आंसर आएगा। लगभग 850 से ज्यादा आएगा क्योंकि 400 और 2.3 है, तो 4 2 जा तो 80 होते हैं। तो सीधे सीधे मेरे हिसाब से
चेक कर लीजिएगा 921.2 ऐसा कुछ होना चाहिए। 4 3 जा 12, ठीक है, 2 1 4 जा 12, 4 जा 8 और 9, ठीक है, वही आंसर आएगा 921.2 आर। ठीक है, देखो कितना आसान सवाल था ये बच्चों, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, क्लियर है, बहुत सिंपल और सरल सवाल है। आप बस फोकस्ड रहिए, सवाल में क्या वैल्यू दी गई है और क्या मांगी गई है, ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए। हाउ इट इज गोइंग टू बी डन वो सेकंड स्टेप है। अगर आप न्यूमेरिकल्स को, उनके डाटा को सिंबल्स में कन्वर्ट करके जो चीज मांगी है उसको भी सिंबॉलिकली एक्सप्रेस कर देते हैं, तो आपका आधे से ज्यादा काम तो बच्चों वहीं खत्म हो जाता है। 12th क्लास में जो सीबीएसई बोर्ड के बेसिस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत सिंपल डायरेक्ट फॉर्मुलेशन है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, इसको याद कर लेना। अगर आपको याद नहीं है, दिस इज अरेनियस इक्वेशन फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। ओके, आइए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इफेक्टिव कोलिजन्स इज कॉल्ड। रिएक्टेंट्स के पास कोलिजन के समय पे, ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट्स के पास कोलिजन्स के समय पे जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन कर सके, ऐसी एनर्जी को क्या कहा जाता है? तो काफी बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी को लगाकर आ जाएंगे और वो रॉन्ग है। इसका आंसर है थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप सबको पता होना चाहिए कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इनिशियल एनर्जी रिएक्टेंट्स की होती है। समझ में आ गया? तो रिएक्टेंट्स के पास कुछ एनर्जी पहले से होती है, कुछ आप सप्लाई करते हो जिसे आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हो। उसके बाद जो टोटल एनर्जी कोलिजन के समय पे रिएक्टेंट के पास होती है, दैट इज समथिंग विच वी से थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल एनर्जी कोलिजन के समय पे जो रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ताकि इफेक्टिव कोलिजन किया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, आपको फिर एक न्यूमेरिकल दिया गया है। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन है और वो फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक, इफ 50% ऑफ अ सैंपल ऑफ अ कंपाउंड इज डीकंपोज्ड इन 120 मिनट्स, अगर उसका 50% कंसंट्रेशन 120 मिनट में खत्म हो जाता है, तो 99.9% कंपाउंड डीकंपोज होने में कितना समय लगेगा? अभी जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, 75% केस एंड 50% केस, ये वही सवाल है। 50% केस एंड 99.9% केस। आइए बताते हैं कैसे करना है। तो पहले तो बच्चों हम उठाते हैं 50% कंप्लीशन वाला केस। कंप्लीशन वाला केस उठाते हैं बच्चों, आइए पहले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आप सब जानते ही हैं, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम T, बची हुई कंसंट्रेशन, राइट? ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। तो K अपने को निकाल लेना है यहां से 2.303। व्हाट इज द टाइम? टाइम इज बच्चों 120 मिनट्स। टाइम इज 120 मिनट्स। लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100 माना जाए, 100 यूनिट्स, तो अब जो कंसंट्रेशन बचेगी वो 50 बचेगी। इसको आप काट सकते हैं, 52 जा, तो ये हो जाएगा log 2 होता है बच्चों 0.30 करीब करीब, इसकी इससे मल्टीप्लाई 0.693 बाय 120, ये आ गया हमारा K। ये बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आप डायरेक्ट भी हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वो जो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला है वो डिराइव तो बच्चों इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से ही किया गया है। न्यूमेरिकल का ही एक केस है 50% कंप्लीशन, सिंपल।
हो गया, ए निकाल लिया। ये दोनों केस में सेम रहेगा ना बच्चों, रेट कांस्टेंट जो है दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइए बात करते हैं, दूसरा केस लेते हैं बच्चों। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है 99.9% कंप्लीशन। आइए देखते हैं वो कैसे होगा। अगेन K इज इक्वल टू 2.303 T log initial concentration of the reactant upon concentration of the reactant left after time t। यहां पर K की वैल्यू तो बच्चों सेम रहने वाली है 2.303, टाइम हमें पता नहीं है, यही निकालना है। लॉगरिदम, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 यूनिट्स मान ली जाए तो अब 99.9% कंप्लीशन होने के बाद कितना बचेगा? 0.1। सही बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 बन जाएगा, इसका 10 ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। 2.303 log 1003 होता है अपॉन टी, के के बराबर, ये सेकंड इक्वेशन। उसके बाद कुछ नहीं है, सिंपल है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करिए, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करिए, वो आपकी मर्जी है। जैसे मैं कह देता हूं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, यहां से हमारा टी आ जाएगा। बोलो बच्चों, आया समझ में? बहुत सिंपल सवाल है यार, बहुत सिंपल सवाल है। उम्मीद करते हैं आप सबको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, हाउ डज द रिएक्शन रेट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर? टेम्परेचर जो है चेंज करने से, 6th क्वेश्चन राइट, टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चों सिंपल है यार, आमतौर पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रिएक्शन है उसकी रेट बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट स्पीसीज हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो कॉलिजन रेट बढ़ता है, कॉलिजन रेट बढ़ता है तो रिएक्शन की रेट बढ़ती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज होता है, और रेट को एक्सप्रेस करता है रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। यही आपसे पूछा गया है, तो आप इसमें लिख देंगे, इसमें बच्चों आप लिख देंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature, kinetic energy of reactant molecules increase. As a result, collision rate of molecules increases. Thus, reaction rate increases. Thus, in reaction rate increases. राइट बच्चों, आओ 7th क्वेश्चन पर आते हैं। 7th में इन्होंने पूछा आइडेंटिफाई द ऑर्डर फ्रॉम द रेट कांस्टेंट। बच्चों आपको रेट कांस्टेंट दिया और आपसे ऑर्डर मांगा हुआ है, तो आपको मैग्नीट्यूड पे नहीं, उसके यूनिट पर कंसंट्रेट करना है। आपको उसकी यूनिट देखनी है। तो आपको पता होगा कि nth ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो है मोल, 1 माइनस n लीटर, n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। और अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो चाहे लीटर की पावर कंपेयर कर लो, चाहे मोल की पावर कंपेयर कर लो, सेकंड इनवर्स तो रहना ही है। अगर आप कंपेयर करते हैं, मान लो मोल की पावर कंपेयर करते हैं ना, मोल की पावर है 1 माइनस n, ठीक है, और वहां है -1, तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1 आगे प्लस हो जाएगा 2, यानी ये सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर, बहुत सिंपल है।
बहुत सिंपल है। 8th क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है बच्चों, EA। तो बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट स्पीसीज को आपने एनर्जी सप्लाई की है, सप्लाई, ताकि वो प्रोग्रेशन दिखा सके, ताकि वो रिएक्शन कर सके, ताकि वो प्रोडक्ट बना सके, या ताकि वो कोलिजन कर सके इफेक्टिव वाला, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब द मिनिमम एनर्जी सप्लाइड to the reactants to bring out a chemical reaction, a chemical reaction। अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो है, इसका मतलब फास्ट रिएक्शन है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब स्लो रिएक्शन है। अगर डिमांड कम है तो रिएक्शन जो है फास्ट है, और डिमांड अगर ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा है, तो रिएक्शन स्लो है। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सिंपल सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes। आधा खर्चा करने में 1 घंटा यानी 60 मिनट्स लगते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिकम्पोज किया गया है, तो रेट कांस्टेंट बताएं क्या होगा। यार ये बहुत सिंपल सवाल है। देखो आपको 50% वाला सिस्टम दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर का, तो आप जानते हैं 50% कंप्लीशन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो होता है 0.693 बाय टी हाफ, बाय टी हाफ। यहां से अपने को के निकालना है 0.693। आपको हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है, मतलब समय 60 मिनट्स। यहां से आपका आंसर आ जाएगा मिनट इनवर्स। बोलिए बच्चों, इसको सोल्व कर लेना। हाँ बहुत सिंपल है, यूनिट का ध्यान रखना। सेकंड्स में है तो सेकंड इनवर्स, मिनट में है तो मिनट इनवर्स, आर में है तो आर इनवर्स, ईयर में है तो ईयर इनवर्स। राइट, आओ नेक्स्ट। 10th, स्टेट एनी वन कंडीशन अंडर विच अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन में बी काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर। एक बाइमोलिकुलर रिएक्शन होने के बावजूद वो फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, उसकी एक कंडीशन आप लिखें। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखना बच्चों। एक रिएक्शन है, आपको याद भी पाएगी, एस्टर है हमारे पास एक, उसमें डाला हमने पानी। ठीक है जी, एस्टर है, हमने उसमें डाला पानी, बना हमारा एथेनोइक एसिड, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, राइट, और बना हमारा एथेनॉल। इसका जो रेट लो होता है, आपको वैसे भी याद कर लेना है इस एग्जाम्पल को, क्योंकि सूडो ऑर्डर एक टॉपिक है अपना केमिकल काइनेटिक्स में, उसके लिए ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया रहेगा। राइट, रेट इज इक्वल टू के एस्टर की कंसंट्रेशन और पानी की कंसंट्रेशन। तो आप देख ही रहे हैं यहां पर ऑर्डर कितना है, कितना है, 2 है। अगर मैं पानी को एक्सेस में ले लूं, यानी किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लूं, तो वो सेकंड ऑर्डर से बन जाएगी फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि जो रिएक्टेंट एक्सेस में लेते हैं उसमें चेंज जो होता है वो ना के बराबर होता है विद टाइम, यानी वो रेट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान लिया जाता है और वो एक्सप्रेशन में से गायब हो जाता है। जैसे अभी एक्सप्रेशन में आपको दोनों कंसंट्रेशंस दिखाई दे रही हैं, दोनों की पावर 1 1 है, तो ऑर्डर 2 आ गया। अगर पानी को एक्सेस में ले लिया, अगर पानी को एक्सेस में ले लिया, तब
जो रेट होगा वो होगा K डैश CS3COO C2H5, यानी ये भी कांस्टेंट हो जाएगा और K तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट नया कांस्टेंट हो जाएगा। तुम्हारा रेट ये आ जाएगा और यहां ऑर्डर हो जाएगा 1। तो मैं एक इलस्ट्रेशन से आपको समझाना चाहता था कि कैसे एक हायर ऑर्डर रिएक्शन को लोअर ऑर्डर बनाया जाता है। रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लीजिए। इसका आंसर जो आपको लिखना है, बाय टेकिंग वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया जाए। तो किसी एक रिएक्टेंट को किस में ले लिया जाए? एक्सेस में ले लिया जाए। तो आपको मैंने एक एग्जांपल से समझा दिया, तो कैसे एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ SO2Cl2 इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.8420 मोल पर लीटर एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज दिस इन 2 hours। व्हाट इज द एवरेज रेट? तो बच्चों एवरेज रेट का फॉर्मूला बताइए। एवरेज रेट का फॉर्मूला बताइए। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है, तो चेंज कितना हो जाएगा बताओ? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अपॉन टाइम टेकन। टाइम जो है वो 2 hours है। इसको सोल्व कर देंगे, हमारी यूनिट आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स। कि टाइम हमने आर में रखा है तो ये यूनिट आ जाएगी। बोलो बच्चों। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि चेंज तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, कर लो, लेकिन फिर बाहर माइनस निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स डिक्रीज होता है उसके लिए माइनस निशान आता है, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है उसके आगे प्लस निशान आता है, होता चेंज ही है। तो सीधे सिंपल इन सवालों में आप बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम आंसर है, क्योंकि रेट तो पॉजिटिव में ही रहेगा ना बच्चों। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन। हाँ, इस तरह का सवाल जो है आपको जरूर कर लेना है। जो इनिशियल रेट मेथड से एक क्वेश्चन बनाया गया है जिसमें एक टेबुलर डाटा दिया गया है, क्योंकि इस चैप्टर में कहीं ना इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि आप रेट लो को कैलकुलेट मतलब निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि रेट लो जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। जब तक आप रिएक्शन करके नहीं देखते प्रैक्टिकली, आपको नहीं पता है कि रिएक्टेंट का कितना क्वांटिटी पार्टिसिपेट कर रहा है और कितना क्वांटिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो लेकिन इस चैप्टर में अगर ये भी चीज हमें बताई गई है कि अगर आपको डाटा दे दिया जाए, डाटा कलेक्शन दे दिया जाए कि देखिए ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, इस तरह के डाटा से हम रेट लो जरूर बता सकते हैं कि कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, इस प्योर मैथमेटिक्स, राइट? ध्यान से देखना। आपको ये डाटा दिया गया, उसमें ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। आपको पता है सी और डी से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेट लो जो है वो रिएक्टेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो हमें ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, बी का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। ठीक है, टाइम उसमें मिनट्स में, कोई उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो पूछा देखो पहले राइट द रेट लो। सिंपल है, देखो बच्चों, रेट लो के लिए ना हम मान लेते हैं लेट जो रेट है इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ये हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता ए की पावर क्या है, बी की पावर क्या है, जैसे वो वैल्यू आएगी हमारा आंसर आ जाएगा। ये रेट लो हमने इमेजिन कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट डाटा यूज करते हैं। देखो सिंपल है यार, एक इक्वेशन में ना 2 वेरिएबल्स हैं, तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए। तो एक तो मैं उठा लेता हूं, वो वाली इक्वेशन उठाओ जिसमें कुछ वैल्यूज कॉमन हो ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो जैसे हम सेकंड और थर्ड उठा लेते हैं,
उसमें क्या होगा कि ए की कंसंट्रेशन कॉमन रहेगी, वो कट जाएगा और हमारा आंसर बी में आ जाएगा। देखो कैसे, यूजिंग डाटा सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड डाटा में रेट कितना है बताओ, सेकंड डाटा में रेट कितना है, रेट लिखना है ना पहले, 3 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के। ए कितना है, ए की कंसेंट्रेशन सेकंड डाटा में 0.20 पावर एक्स। बी कितना है बच्चों, 0.20 पावर वाई। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं, ऐसे हम मान लेते हैं कोई फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे करके मान लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड डाटा भी उठाना है। थर्ड डाटा क्या है, रेट कितना है, 6 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू के। 0.20 है ए, पावर एक्स। बी कितना है, 0.40 पावर वाई। ये हो जाएगा बच्चों हमारा सेकंड इक्वेशन। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ए वाला डाटा भी कैंसिल हो जाएगा। बोलिए, तो अगर हम डिवाइड कर दें, सबको दिख रहा है ना, ओके। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग फर्स्ट वाले को मान लीजिए सेकंड वाले से डिवाइड कर दिया, तो 10 के -3 से 10 के -3 यहां 1/2 बचेगा इज इक्वल टू के से के कैंसिल, 0.20 की पावर एक्स से 0.20 की पावर एक्स खत्म, यहां बचेगा 0.20, यहां बचेगा 0.40 होल की पावर वाई, यानी 2/4 की पावर वाई। इतना मैथ तो सबको आता होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 की पावर वाई। यहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरीके से अपने को एक्स निकालना है, इसी तरीके से अपने को एक्स निकालना है। क्लियर है, करेंगे, अभी करेंगे, यहां तक क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो हमारा जो है वाई आ चुका है। ठीक है, अब अपने को निकालना है बच्चों एक्स। एक्स के लिए फिर कोई वैल्यू उठा लो, जैसे आपने सेकंड और थर्ड डाटा उठा लिया ना। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड डाटा उठा लेते हैं, क्योंकि अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ए तो रिपीट हो रहा है, बी तो रिपीट ही नहीं हो रहा है। तो जो डाटा आपने उठा लिया उसके अलावा कोई डाटा उठा लेते हैं। तो हमने सेकंड थर्ड उठाया था, क्योंकि यहां रिपीट हो रहा था, उससे वाई की वैल्यू आ गई। अब हम फर्स्ट और सेकंड डाटा उठा लेते हैं, उसमें वाई की वैल्यू रख देंगे तो एक्स आ जाएगा, है ना। तो यूजिंग डाटा फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। देखना बच्चों, तो फर्स्ट डाटा में जो रेट है, फर्स्ट डाटा में देखो रेट लिखना है पहले, रेट फिर के फिर ए फिर बी। तो फर्स्ट डाटा में जो रेट है वो है 1.5 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के। ए कितना है बच्चों, ए है 0.1 पावर एक्स। बी कितना है बच्चों, सॉरी, बी कितना है, बी है 0.1 पावर वाई। ये हो जाएगी हमारी से थर्ड इक्वेशन। ठीक, ऐसे उठा लेते हैं सेकंड वाला डाटा। तो सेकंड वाला डाटा में रेट कितना है, सेकंड वाले डाटा में रेट है 3 इंटू 10 के -3, 3 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के। ए कितना है, 0.2 पावर एक्स। बी कितना है, बी भी है 0.2 पावर वाई। ये हो जाएगी हमारी बच्चों फोर्थ इक्वेशन। अब सिंपल मैथ सा यूज कर लीजिए, थर्ड और फोर्थ को अगर डिवाइड कर दिया जाए, अगर थर्ड को फोर्थ को डिवाइड कर दिया जाए, तो ये तो 10 के -3 से 10 के -3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा 1.53 यानी 1/2 इज इक्वल टू के से के कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 की पावर एक्स, ये हो जाएगा 1/2 की पावर वाई। और y की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर
y है उसकी वैल्यू 1 है। अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, तो यहां 1 होगा। 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। तुम्हें पता है किसी की पावर 0 होती है तो 1 आता है, इसका मतलब ऊपर देखिए 1 को मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 0, यहां हो गया 1/2 की पावर x। यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई बच्चों, x की वैल्यू 0। इसका मतलब हमारा जो रेट आया वो आया कि a की पावर x यानी 0 और b की पावर 1 यानी के b। ये आया हमारा बच्चों रेट लो, ये हमारा आया बच्चों रेट लो। बोलिए यहां तक क्लियर है? ठीक है, आओ इसको नोट कर लेना। देखो पीछे चलते हैं वापस। इसने पूछा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट भी निकालिए। तो भाई कोई सा भी डाटा उठा लो यार, तीनों में से के का वैल्यू तो तीनों में वही होगा, रेट कांस्टेंट सेम होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता वो। ठीक है, तो यहां तक हो गया। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो इसने बी वाले पार्ट में यानी सेकंड वाले पार्ट में के मांग लिया। कोई भी डाटा उठा लो यार, जैसे मैंने सेकंड वाला डाटा उठा लिया। ठीक है, यूजिंग डाटा 2, उसमें रेट कितना है बच्चों, रेट सेकंड में रेट कितना है 3 × 10⁻³ के अपने को निकालना है। ए है उसमें 0.2, उसकी पावर 0, एक्स की वैल्यू 0 आई है, और बी भी 0.2 है, चेक कर लो, उसकी पावर है 1। तो के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 × 10⁻³। ये तो 1 हो गया, ये नीचे चला जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा 1.5, इसका 10 ऊपर चला जाएगा 10⁻² मिनट इनवर्स। अब मिनट इनवर्स क्यों है वो आप चेक कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, देखो इस तरीके से आप किसी भी डाटा को यूज करके के निकाल सकते हो। तीसरा पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट। तो जो आपको आंसर आया है उसमें से उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा ठीक है। तो देखो अगर फर्स्ट वाला ठीक है, यहां रेट आएगा कि ए की पावर 1 बी की पावर 1, ये तो आया ही नहीं, रॉन्ग। और सेकंड वाला उठाओ, अगर स्लोवेस्ट स्टेप ही देखते हैं, रेट इज इक्वल टू के बी आएगा, और ये ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसको बच्चों एक बार देख लेना कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैंने आपको करवाया था, आपको बता देते हैं कहां मिलेगा आपको। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल अभी अभी बताया था, ये रहा सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 में है इसका आंसर। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 में मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है। 14th क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.0051 मिनट इनवर्स। ओके, और इफ वी बिगिन विद 0.10 m, यानी अपने को इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, यहां से शुरू कर रहे हैं। कितना रिएक्टेंट बचेगा आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद कितना बचेगा? यार बहुत सिंपल है, ये आपको ही करना है। फर्स्ट ऑर्डर है तो आप जानते हैं K इज इक्वल टू 2.303 बाय T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम T। तो अपने को यही R निकालना है। तो इन्होंने K अपने को दे रखा है बच्चों 0.0051, 2.303, टाइम भी दे रखा है बच्चों 3 आवर्स, लोगरिदम
इनिशियल कंसंट्रेशन भी दे रखी है 0.1, अपने को R बताना है। ये एंटी लॉग से होगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में लॉग एंटी लॉग की वैल्यूज क्वेश्चन के साथ गिवन होंगी। अगर आप करेक्ट कैलकुलेशन करते आ रहे हैं तो आप उन वैल्यूज तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अपने को R निकालना है, इस तरह से करना है। आइए आप डिस्कस करते हैं आखिरी सवाल के ऊपर, आइए उसकी भी चर्चा कर लें। 15th, सुक्रोज डिकम्पोजिस इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज है, हाइड्रोलिसिस करता है, बायोमोलिक्यूल्स आता है, आपको पता है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना के देता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टी हाफ आपको दे रखा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल सुक्रोज ओहो रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। कितना फ्रैक्शन बचेगा, कितना फ्रैक्शन बचेगा, एक सेकेंड। तो के का फॉर्मूला आप फर्स्ट ऑर्डर का जानते हैं, 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन बची हुई कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। पता चल गया ना आपसे वो क्या मांग रहा है, कितना फ्रैक्शन बचेगा, मतलब R बाय R0 मांग रहा है आपसे, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है उसमें जो फ्रैक्शन होता है कितना रिएक्टेंट बचेगा उसका फ्रैक्शन, तो नीचे टोटल आएगा, ऊपर कितना बचा है आएगा। अगर इनटू में 100 कर दें तो परसेंटेज तक पहुंच जाओगे, लेकिन परसेंटेज नहीं मांगा है, इसने आपसे ये मांगा है। तो आपको ये एज इट इज रखना है, ये सोल्व करना है, बाद में रेसिप्रोकेट करना है, क्योंकि हमें R ऊपर चाहिए, R0 नीचे चाहिए, ये मांग रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स। उम्मीद करते हैं आप सबको क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। वैल्यूज के की जगह पर आप देखो के कहां से निकालोगे बच्चों, देखो इसने आपको टी हाफ दिया, तो आप जानते हैं के जो होता है वो हाफ लाइफ होता है 0.693 बाय टी हाफ। तो यहां से जो के आएगा वो यहां रखा जाएगा। टाइम जो है वो 8 आवर्स दे रखा है आपको, टाइम यहां रखना है 8 आवर्स, आपको ये वैल्यू निकालनी है। मैं उम्मीद करता हूं log m बाय n इज माइनस log n बाय m, ये आपको पता है। दैट्स ऑल। log एंटी log की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। मेन है कि हाउ यू एक्सेस दीज न्यूमेरिकल्स, इस पर डिपेंड करता है आपके न्यूमेरिकल यूनिट्स कैसे रहने वाली है। और आपकी तैयारी अच्छी हो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका आधा नंबर भी ना कटे आपका पूरे एग्जाम में कहीं भी नहीं, मैं तो यही चाहूँगा। लेकिन अपना चैलेंज ये बना के रखना कि मैं आधा नंबर भी नहीं हिलने दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक भी बच्चों आसान है, ऑर्गेनिक भी हम देखो डील करेंगे तो वो भी आसान ही होगा, ऑब्वियसली आसान है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगली क्लास होगी टेस्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के टेस्ट पेपर के ऊपर। चलिए फिर पढ़ते रहिए। थैंक यू।